हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जो डी फॉर्म सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए देव फार्मेसी पर महा मैराथन क्लास की सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें आपका डी फॉर्म सेकेंड ईयर का जितना भी सिलेबस होगा उनको मतलब एक चैप्टर को एक वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। और ये जो चैनल पर आपकी वीडियोस अपलोड की जाएंगी, जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया, इसका 3rd चैप्टर तक पूरा अपलोड किया जाएगा, मतलब 3 वीडियो इसकी आएंगी यूट्यूब पर। और अदर सब्जेक्ट हैं इनके भी 1st, 2nd, 3rd चैप्टर यूट्यूब पर आपको मतलब प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपको कंप्लीट पूरा सिलेबस पढ़ना है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पर डी फॉर्म सेकेंड ईयर के लिए देव फार्मेसी का ऐप आ चुका है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आप कोर्स परचेज करके टोटल अपनी तैयारी देव फार्मेसी के साथ कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस भी प्रोवाइड किए जाएंगे और प्रॉपर आपको टाइपिंग नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और टाइपिंग वाला जो भी PDF होगा उसको मतलब वीडियो में भी कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो अभी आप ज्वाइन हो सकते हैं। अब आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फॉर्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, जिसके चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात करेंगे और पूरा चैप्टर नंबर 1 हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों, हम आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स में नोट्स प्रोवाइड करेंगे और दोस्तों हम आपका पूरा सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करा देंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ से जो बायोकेमिस्ट्री वाली जो प्लेलिस्ट बनाई गई है उसमें पहले आप सिलेबस वाली वीडियो को पढ़ लीजिए, उसके बाद चैप्टर नंबर 1 को भी पढ़ लीजिए। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं आप। उसमें आपको PDF सभी प्रकार की प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन और सभी प्रकार के मॉडल पेपर आपको उसी ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 जो आपका बायोकेमिस्ट्री का है। ये आपका चैप्टर 1 जो है वह टोटल थ्योरी वाला है। इसमें आपको केवल थ्योरी पढ़नी है, 2-3 टॉपिक हैं आपके, उसको हम अच्छे से कवर कर लेंगे और अच्छे से आपको समझा देंगे। तो पीछे स्क्रीन लगी हुई है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, यानी बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। बायोकेमिस्ट्री के स्कोप क्या होते हैं इनके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। जो बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है वह क्या होता है, तो इसमें हमने लिखा है सबसे पहले बायोस, यानी बायोस मीन्स क्या होता है। देखिए दोस्तों, बायोस मीन्स होता है लाइफ, यानी जो जीवन होता है, यानी मनुष्य का शरीर होता है जो, उसको कहते हैं लाइफ। और केमिस्ट्री का मीन्स होता है केमिकल, यानी जो ह्यूमन बॉडी के अंदर केमिकल प्रेजेंट होते हैं उनकी जब स्टडी की जाती है तो उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि बायोकेमिस्ट्री की खोज जर्मन केमिस्ट कार्ल न्यूबर्ग, जो जर्मन केमिस्ट थे कार्ल न्यूबर्ग, इन्होंने बायोकेमिस्ट्री की खोज की थी और इनको मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री का फादर कहा जाता है, यानी पिता कहा जाता है कार्ल न्यूबर्ग को। दोस्तों मल्टीपल चॉइस के रूप में आप इस क्वेश्चन को ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन भी आते हैं और एग्जिट एग्ज़ाम भी डी फॉर्म के लिए लग चुका है, तो उसमें भी आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार फिर से आप देख लीजिए कि बायोकेमिस्ट्री का पिता किसको कहा जाता है। कार्ल न्यूबर्ग को बायोकेमिस्ट्री का पिता कहा जाता है। और कुछ लाइन नीचे लिखी हुई हैं बायोकेमिस्ट्री की कि बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक शाखा है जिसमें स्टडी की जाती है, यानी बायोकेमिस्ट्री में क्या स्टडी की जाती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस केमिकल के बने हुए हैं, इसकी स्टडी की जाती है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। और सेल के अंदर कौन कौन सी केमिकल प्रोसेस होती हैं, ये टोटल जो स्टडी की जाती है बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपकी स्टडी की जाती है। तो इतना छोटा सा आप इंट्रोडक्शन एक बार पढ़ लें, अच्छे से समझ लें कि जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का, बायोकेमिस्ट्री होती क्या है और बायोकेमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना होता है।
उसके बाद आपके सिलेबस में एक टॉपिक है यानी स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी, यानी फार्मेसी के अंदर जो बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या क्या है उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो दोस्तों पहला स्कोप हमने लिखा हुआ है ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ड्रग के कॉन्स्टिट्यूशन में जो बायोकेमिस्ट्री होती है बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। और किस प्रकार से रोल प्ले करती है आप थोड़ी सी इसकी थ्योरी पढ़ लीजिए। तो ड्रग के कॉन्स्टिट्यूशन का पता बायोकेमिस्ट्री के हेल्प से लगता है, यानी ड्रग में क्या क्या मिक्स होकर ड्रग को तैयार किया गया यह सब स्टडी बायोकेमिस्ट्री के अंदर की जाती है कि ड्रग में कौन कौन से मटेरियल को मिक्स करके ड्रग तैयार की गई है, यह सब बायोकेमिस्ट्री के हेल्प से ही पता लगता है। इसलिए इस पॉइंट को हमने लिखा है कि ड्रग के कॉन्स्टिट्यूशन में बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और इसका सेकंड पॉइंट जो लिखा हुआ है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है, देखिए मेडिसिन खाने के बाद कितने समय बाद हाफ रह जाएगी, यानी आपने बॉडी के अंदर मेडिसिन ले ली और उसके बाद वह मेडिसिन कितने समय के बाद आपकी बॉडी में हाफ रह जाएगी, इसका पता भी बायोकेमिस्ट्री से लगता है। यानी कितना एक्शन बॉडी के अंदर ड्रग अपना शो कर चुकी है और उसका कितना एक्शन बॉडी के अंदर बचा हुआ है, ये सब बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से ही पता लगता है। और थर्ड पॉइंट है आपका बायोकेमिकल टेस्ट, यानी बायोकेमिकल टेस्ट क्या होता है, उसमें भी बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसमें ड्रग की एक्सपायरी डेट फिक्स करने में बायोकेमिस्ट्री हेल्प करती है और हाफ लाइफ ड्रग की फिक्स करने में बायोकेमिस्ट्री हेल्प करती है। तो दोस्तों 3 पॉइंट आपने देख लिए हैं। हम आपके लिए डी फार्म सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का हिंदी इंग्लिश मिक्स का टोटल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी जितना आपका सिलेबस है हम आपको टोटल हिंदी इंग्लिश मिक्स में पढ़ाएंगे, जिससे आपकी स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता रहेगा और आपको पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती रहेगी। फिर उसके बाद जो फोर्थ स्कोप है इसका ड्रग स्टोरेज, यानी ड्रग की स्टोरेज करने में भी बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ड्रग को स्टोर करने के लिए कितना टेम्परेचर आवश्यक है, यह बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से ही पता लग पाता है। और जिस कारण ड्रग की स्टोरेज जो होती है, यानी ड्रग को प्रॉपर स्टोरेज मिल पाती है और ड्रग खराब होने से बच जाती है। फिर उसके बाद आपका आ गया पॉइंट नंबर 5, जिसमें आ गया ड्रग मेटाबॉलिज्म, यानी ड्रग अपना एक्शन कैसे शो करेगी बॉडी के अंदर जाकर, यह भी बायोकेमिस्ट्री के हेल्प से पता लग जाता है। और कुछ स्कोप होते हैं अदर फील्ड में, यानी जैसे एग्रीकल्चर में, यानी जो एनिमल होते हैं उनके मिल्क की क्वालिटी का पता लगाने में भी बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एनिमल या बर्ड में कोई डिसीज़ का पता लगाने में बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, यानी एनिमल में कोई डिसीज़ फैल रही है या बर्ड्स में कोई डिसीज़ फैल रही है, उसका पता लगाने में बायोकेमिस्ट्री बहुत ही हेल्पफुल होती है। और प्लांट के कटने के बाद कितनी मात्रा में पेस्टिसाइड बचा है, इसका पता लगाने में भी बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है बायोकेमिस्ट्री, यानी जो प्लांट्स की स्टडी की जाती है उसमें वह अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन और स्कोप को देख लिया है। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे जो आपके सिलेबस में है। तो अब बात करते हैं सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। दोस्तों आपके सिलेबस में एक टॉपिक है सेल एंड इट्स बायोकेमिकल, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यानी आपको थोड़ा सा सेल के बारे में पढ़ना है इंट्रोडक्शन, और उसके बाद जो सेल के पार्ट्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि सेल क्या होता है और सेल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, देखिए पीछे स्क्रीन पर, सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी जो सेल होती है वह बॉडी की फंक्शनल यूनिट होती है, यानी सबसे छोटी इकाई आपकी सेल होती है। और सेल को 2 क्लास में डिवाइड किया जाता है, एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। तो सबसे पहले बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं वह कौन सी होती हैं
और उसके बाद बात करेंगे यूकेरियोटिक सेल के बारे में आपको बताएंगे। तो प्रोकैरियोटिक में पहला पॉइंट क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल आर यूनिसेलुलर, यानी ये यूनिसेलुलर होती हैं। इसमें केवल एक ही सेलुलर यानी इसमें एक ही न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसमें न्यूक्लियोलस जो होता है वह एब्सेंट होता है। जो न्यूक्लियोलस होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है जो वह एब्सेंट होता है। और उसके बाद इसमें केवल सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह एब्सेंट होता है। इसके बाद जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं वह आपकी जो ग्रीन एल्गाई यानी जो आपकी काई होती है, तालाब में काई प्रेजेंट होती है, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती हैं। और जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती हैं। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देख लेना है, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में थोड़ा सा क्वेश्चन आता है जैसे सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन को समझाइए, तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सेल के बारे में दे देना है, सेल के पार्ट बता देने हैं, और उसके बाद जो उसके मुख्य पार्ट्स होते हैं सेल के, जिनसे सेल मिलकर बना होता है, उसको आप डिफाइन करेंगे। उसके बाद आता है यूकेरियोटिक सेल। तो यूकेरियोटिक सेल क्या होता है? यूकेरियोटिक सेल आर मल्टी सेलुलर। जो यूकेरियोटिक सेल होती है वह मल्टी सेलुलर होती है, और इसमें न्यूक्लियोलस जो होता है वह प्रेजेंट होता है। जो आपका यूकेरियोटिक होता है उसके अंदर जो होता है न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। इट कंटेन मोर देन वन क्रोमोसोम, इसमें एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है। और जो यूकेरियोटिक सेल होती हैं वह आपकी फंगाई, प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर पाई जाती हैं। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं वह यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से सेल का छोटा सा इंट्रो आप पढ़ लीजिए। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो अब बात करते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शंस, यानी जो भी सेल के आपके स्ट्रक्चर होते हैं, सेल के पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे और आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स में अच्छे से समझाएंगे। तो सबसे पहला होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है कि सेल के सबसे बाहरी लेयर को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। जो सेल होती है इसमें आपको हम स्ट्रक्चर भी दिखा रहे हैं, देखिए पीछे की तरफ स्ट्रक्चर देख लीजिए सेल का, और सेल की जो बाहरी लेयर होती है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है यह लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, जिसमें प्रोटीन एंड स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है ये बाइलेयर की बनी होती है, और प्रोटीन और स्मॉल इसमें अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों छोटा सा इंट्रो आप सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन का आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, देखिए इस प्रकार की होती है सेल मेम्ब्रेन। आपको एग्जाम में स्ट्रक्चर नहीं बनाना होगा, क्योंकि दोस्तों आपका जो बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है यह आपका इंट्रो वाला चैप्टर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। इससे आपका 3 नंबर का आता है क्वेश्चन, कोई भी ज़्यादा नंबर का इसमें से नहीं पूछा जाता है। आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं वह चैप्टर 2nd, 3rd और 4th, और उसके बाद जितने भी आपके चैप्टर हैं वह आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो ये आपका जो छोटा सा चैप्टर है इसलिए हमने इसको बहुत अच्छे से समझाया है, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। और उसके बाद दोस्तों न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस का आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, पहले इस प्रकार का होता है न्यूक्लियस। और दोस्तों उसके बाद इसकी थ्योरी क्या है, थ्योरी में आप पढ़ेंगे इट इज़ लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल, यानी जो सेल होती है सेल के सेंटर में जो प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, यानी नाभिक, जिसकी हिंदी होती है नाभिक। तो न्यूक्लियस भी सिलेक्टिव परमिएबल होता है, और रेड ब्लड सेल और इरिथ्रोसाइट, जिसको कहते हैं रेड ब्लड सेल या इरिथ्रोसाइट,
उनकी सेल्स में न्यूक्लियर प्रेजेंट नहीं होता है। यानी जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वह प्रेजेंट नहीं होता है। और न्यूक्लियस को इंफॉर्मेशन सेंटर भी कहा जाता है। यानी न्यूक्लियस होता है यह इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का वर्क करता है, इसलिए इसको इंफॉर्मेशन सेंटर भी कहा जाता है। और उसके बाद न्यूक्लियस में लगभग 90% तक सेलुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। 90% जो 90 आपकी परसेंट है, इतना आपके यानी जो सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। यानी न्यूक्लियस जो होता है उसमें 90% तक डीएनए प्रेजेंट होता है। फिर आपका एक टॉपिक है नेक्स्ट। अब दोस्तों बात करेंगे न्यूक्लियोलस के बारे में कि न्यूक्लियोलस क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। जो भी पॉइंट होंगे उनको आपको बताएंगे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियोलस। इसी का पार्ट होता है, देखिए न्यूक्लियस के अंदर स्मॉल डेंस बॉडीज प्रेजेंट होती हैं जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसमें कोई मेम्ब्रेन कवर्ड नहीं होती है और इसमें प्रोटीन 80% या 20% तक डीएनए प्रेजेंट होता है। इसमें 80% तक प्रोटीन प्रेजेंट होती है और 20% तक डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है। तो यह आपका होता है न्यूक्लियोलस। आपने देखा सेल मेम्ब्रेन वह आपकी सेल के बाहरी रूप में होती है। उसके बाद न्यूक्लियस जो होता है वह सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसको स्मॉल यानी स्मॉल पार्ट में प्रेजेंट होता है बीच में, और इसको इंफॉर्मेशन सेंटर भी कहा जाता है। और जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस जो होता है वह न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और ये डेंस बॉडी के रूप में प्रेजेंट होता है। फिर आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, देखिए सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। जो सेल होती है उसके अंदर जो वाटरी फ्लूइड भरा होता है वाटर के रूप में, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर जो वाटर फ्लूइड यानी होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर भी कुछ वाटर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं साइटोसोल। दोस्तों यह आपका थ्योरी वाला चैप्टर है, तो इसमें आप पहले से ही पढ़ चुके होंगे। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा एनाटॉमी में, यानी इन सब पार्ट्स को आप पढ़े होंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है और साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे जब आप, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सेल एंड इट्स पार्ट्स क्या होते हैं। फिर आपका एक शॉर्ट रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है वह क्या है, और इसका छोटा सा स्ट्रक्चर आपको पहले से ही पता ही होगा, और हम आपको स्ट्रक्चर पीछे स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप स्ट्रक्चर को देख लें, इसमें आपको बनाना नहीं है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह आपका जो सेकेंड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, वह आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का शेप जो होता है वह एलिप्सोइडल होता है। एलिप्सोइडल जो होता है शेप इसका इस प्रकार का होता है। दोस्तों पीछे स्क्रीन पर एलिप्सोइडल शेप लगा हुआ है। इस प्रकार का आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है, यानी शेप होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो लेंथ होती है वह 7 माइक्रोन तक होती है, और इसकी जो डायमीटर होती है वह आपकी 1 माइक्रोन तक होती है डायमीटर। इसकी आउटर लेयर प्रोटीन या लिपिड की बनी होती है, और इसकी इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन लगभग 75% तक और लिपिड 25% तक प्रेजेंट होता है। इसकी इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग शेप में होती है। दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वह फोल्डिंग शेप में होती है, यानी अंदर के लिए फोल्ड होती है, तो जिसको कहते हैं फोल्डिंग शेप। और इसमें यही बात लिखी गई है कि इसकी इनर मेम्ब्रेन जो होती है वह फोल्डिंग शेप में होती है, जिसे क्रिस्टाई कहते हैं। जो फोल्डिंग शेप वाला पार्ट होता है उसको क्रिस्टाई कहा जाता है। यह सेल के लिए एटीपी का निर्माण करती है। जो सेल होती है उसको वर्क करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वह एटीपी का निर्माण करती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। दोस्तों ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे
पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इनको आपको ध्यान रखना है, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस वाले। तो इनको साथ साथ आप पढ़ते चलिए और अच्छे से इनको याद रखते चलिए। फिर जो सेल का नेक्स्ट पार्ट होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, जैसे देखिए साइटोप्लाज्म में यह स्मॉल वेसिकल्स के रूप में प्रेजेंट होता है। जो आपने पीछे पढ़ा है साइटोप्लाज्म यानी सेल के अंदर जो वाटर रूप में प्रेजेंट होता है, जो मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में जो स्मॉल वेसिकल्स के रूप में प्रेजेंट होती हैं उनको कहते हैं लाइसोसोम। दे आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स। इनको सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। और इसमें अधिक मात्रा में हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। एक आपका होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो इसमें यही बात बताई गई है कि लाइसोसोम में सबसे ज़्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। और ये जो डेड सेल होती हैं यानी जो मृत सेल होती हैं उनके डाइजेशन में लाइसोसोम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उनको डाइजेस्ट करने में लाइसोसोम बहुत हेल्प करता है और जो खराब सेल को नष्ट करने का वर्क भी करता है। यानी जो सेल खराब हो चुकी हैं उनको नष्ट करने का वर्क भी लाइसोसोम का होता है। और लाइसोसोम अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है उन सेल को डिस्ट्रॉय करने में। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने लाइसोसोम वाला टॉपिक भी कवर किया है। तो ये आपके सब सेल के पार्ट बताए जा रहे हैं कि सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी थ्योरी बताई जा रही है। दोस्तों जब आप सेल वाला अगर आंसर लिखेंगे तो पहले हमने जो बताया है कि सेल क्या होता है और सेल के कितने टाइप होते हैं उसको आप एक बार थोड़ा सा लिखेंगे। उसके बाद जो हम पार्ट्स बता रहे हैं फिर उनको लिखेंगे और इस प्रकार से आप सेल वाला आंसर कंप्लीट कर देंगे। और पीछे हमने आपको बताया है कि बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन बताई है और बायोकेमिस्ट्री के स्कोप बताए हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में आपको इतना ही पढ़ना था। और एक टॉपिक आपका और बचा हुआ, इसका पार्ट एक और बचा हुआ है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसमें देखिए यह न्यूक्लियर से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। यानी जो न्यूक्लियर होता है उससे जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है और जिसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। देखिए आप पीछे स्ट्रक्चर में भी देख लें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। और ये 2 टाइप का होता है। जो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको SERV कहा जाता है। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यह राइबोसोम से कोटेड नहीं होता है, जिसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। जो आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह राइबोसोम से कोटेड नहीं होता है और यह कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जो स्मूथ वाला होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लिपिड सिंथेसिस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर इसका सेकंड पार्ट है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, यह प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और ये राइबोसोम से कोटेड होते हैं जिनको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका राइबोसोम से कौन सा कोटेड नहीं होता है, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम से कोटेड नहीं होता है और जो आपका रफ वाला होता है वह आपका जो राइबोसोम होता है उससे कोटेड होता है। फिर लास्ट आपका पार्ट आता है गोल्जी ऑपरेटर। गोल्जी ऑपरेटर क्या होता है, इसका वर्क होता है पैकेजिंग का। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी प्रोटीन बनाता है, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है जो प्रोटीन वह तैयार करता है और जो लिपिड की सिंथेसिस करता है और जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है, इसका वर्क है कि सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचाना। यानी जो यानी आपका गोल्जी ऑपरेटर होता है ये डिलीवरी बॉय की तरह वर्क करता है। यानी जो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो प्रोटीन तैयार करता है, जो लिपिड तैयार करता है और जो कोलेस्ट्रॉल तैयार करता है, तो गोल्जी ऑपरेटर का वर्क होता है
कि वह उसको सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचा देने का वर्क करता है। तो इस प्रकार के जो आपके इम्पॉर्टेंट पार्ट थे सेल वाले, हमने उनको कवर किया इस वीडियो में, स्कोप को कवर किया, और आपका जो चैप्टर नंबर 1 है बायोकेमिस्ट्री का, इसको हमने इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट आपको बता दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको कंप्लीट सिलेबस चाहिए, कंप्लीट वीडियो चाहिए जहां पर आपको मैराथन क्लास वाली टोटल वीडियोस भी प्रोवाइड होंगी, टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देव फार्मेसी का ऐप का लिंक दिया गया है, आप डाउनलोड करके कोर्स को परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को भेज देना।